नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज की डिबेट शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर से आपको मैं ये बताऊं कैसे लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार आज से नामांकन भर सकेंगे। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों जिसमें लोकसभा की 9 सीटें हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सभी 39 सीटों और लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को मतदान है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है, अधिसूचना जारी होने के बाद से चुनाव की उल्टी गिनती तेज होती जा रही है। सत्ता विपक्ष सब में होड़ मची हुई है, लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ तैयार बैठी है, देश के अपने कमजोर कड़ियों पर जोरदार पकड़ बनाने में लगातार प्रयासरत है। अपने उम्मीदवारों के लिए जगह जगह जाकर पीएम मोदी खुद रैलियां और रोड शो के जरिए उनका प्रचार कर रहे हैं। वहीं INDI गठबंधन, इंडिया अलायंस की आपको बताऊंगा सुई अभी तक सीट बंटवारे पर ही अटकी हुई मालूम पड़ रही है। चुनाव के परिणामों को तो 4 जून तक आ ही जाएंगे, लेकिन प्रचार और तैयारियों की बात करें तो बीजेपी बाजी मारती हुई फिलहाल नजर आ रही है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इसी के साथ इन सभी 102 सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनावों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति की तरफ से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। हालांकि बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, उनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख एक त्योहार की वजह से 28 मार्च की गई है। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। बिहार के लिए यह तारीख 30 मार्च रखी गई है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। वहीं बिहार में प्रथम चरण की 4 सीट के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील राज्यों और घटनाओं की संभावना वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर रहा है। साथ ही सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं, जो 7 दिन और 24 घंटे काम करेंगे। सुदर्शन न्यूज से रश्मि की रिपोर्ट। सुदर्शन न्यूज से रश्मि की रिपोर्ट। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी बात हम समझेंगे गेस्ट से कि कैसे ये जो चुनाव की तैयारियां अगर एक तरफ जोरदार हो रही हैं, दूसरी तरफ से क्या तैयारियां हैं। बात अगर हम भाजपा की करें तो उसके साथ साथ इंडी गठबंधन की भी अगर हम बात करें, कांग्रेस की भी बात करें, बाकी तमाम पार्टियों की भी बात करें, तो चुनावी तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने से लेकर चुनाव के प्रचार तक अब कहां तक कौन सी पार्टी पहुंची है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिनसे हम सवाल पूछेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा पवन गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो मेरे साथ इस वक्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित तिवारी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, आपका धन्यवाद। और रमेश ठाकुर, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन क्योंकि समय बेहद नजदीक है और चुनाव की तैयारियां जोरदार तरीके से हो रही है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि इस बार दक्षिण का रुख जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे इन सभी सीट्स को जीतने का जो प्रयास है, क्योंकि 400 का लक्ष्य आपका जो एनडीए का है और इसी के साथ साथ 370 उसको पहुंचने का, उस तक क्या रोड मैप आपकी पार्टी की तरफ से। और मोदी जी तो लगातार यहां पर प्रचार कर ही रहे हैं और ग्राउंड पर वो मौजूद हैं, लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है। बाकी पार्टीज की तरफ से उतना नहीं देखने को मिला, वो भी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले भाजपा का रिएक्शन।
जी। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने साउथ में भाजपा की नींव रखी है, और हमको 400 पार करने के लिए साउथ का सहयोग, साउथ से सीटें जीतनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात शिवम जी, अभी आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि हर महीने कोई ना कोई विकास के काम की हरी झंडी जरूर दिख जाती है। अगर आप मोदी जी को प्रचार के नजरिए से देखते हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 80 दिनों के अंदर, पिछले 80 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए हैं, जिनको हरी झंडी दी है। कुछ काम उनमें पूरे भी किए गए हैं। तो जिस तरीके से भारत का विकास होगा वो अपने आप, क्योंकि आज की डेट में कोई भी वोटर है शिवम जी, वो बहुत समझदार है। वोटर को दिख रहा है किस तरीके से सड़कें बन रही हैं, वोटर को दिख रहा है किस तरीके से एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं, वोटर को दिख रहा है किस तरीके से मेट्रो बन रही है, वोटर को दिख रहा है किस तरह के कंपनियां निवेश कर रही हैं और भारत के अंदर मेक इन इंडिया के थ्रू रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के पार ले जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी की नीति सिर्फ यही रही है कि भारत का विकास होगा, तो जाहिर सी बात है भारत का ही तो हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारत से शुरू होता है, तो भारत का विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप जीत की तरफ लक्ष्य में आराम से पहुंच जाएगी। तो हमारे लिए जीत से ज्यादा भारत के विकास को ज्यादा वैल्यू देना, ज्यादा कंसीडर करना है। ऊपर से लेकर नीचे का नेता आपको कार्यकर्ता की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। जी शिवम जी, ठीक है। तो ये आपका 400 का जो लक्ष्य है उसमें ये बिल्कुल दक्षिण की राजनीति महत्वपूर्ण है, और दक्षिण के कई दौरे और बिल्कुल प्रचार भी ना कहें इसको केवल, इसमें कई जो गारंटियां हैं वो भी दी गई हैं, कई वादे जो हैं वो पूरे भी किए गए, वो तमाम सवाल हैं। लेकिन चलिए कांग्रेस पर चलते हैं, यही बात करते हैं। अमित तिवारी जी, जिस तरीके से कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर करने की जब बात आई तो उसमें भाजपा ने पहले आकर नाम यहाँ पर डिक्लेयर किए, उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से आए, अभी भी थोड़ा ये धीरे धीरे जो हो रहा है डिक्लेरेशन, जो नामों को बताना, उनको सामने लाना, इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है? इसके बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, उसके बाद नॉमिनेशंस होंगे, उसके बाद चुनाव तैयारियां करी जाएंगी, सब कुछ होगा, वो देरी नहीं हो जाएगी क्या में जी? बिल्कुल देरी नहीं हो जाएगी। ये मैं आपको समझे बताऊं कि चुनाव जनता लड़ रही है, और हम आम जन, युवा, किसान, बेरोजगार और नौजवान के सपनों को जो कुठाराघात किया गया है विगत 10 वर्षीय सरकार में, उसका जवाब लेने के लिए बैठा है किसान। ये पूछने के लिए बैठा है कि 10 साल की सरकार में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखने वाले किसानों क्या आय दोगुनी हुई? इस पर सवाल पूछना चाहता है किसान। युवा अपने रोजगार को लेकर के पूछना चाहता है, क्या उसको रोजगार मिला? तो हम जनता के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को उठा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कहते हैं कि हमारी लड़ाई आम जन की है, और आम जन हमसे जुड़ा रहा है, और हम इसी आम जन के सहारे चुनाव में जा रहे हैं। चलिए अमित तिवारी जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर मैं राजनीतिक विशेषज्ञ उन पर भी जाऊंगा। जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यहाँ पर खड़गे जी का नाम हो, सोनिया जी का नाम हो, तमाम नेताओं के नाम हो, वो अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या बताया जा रहा है? बड़े फेसेस, क्या कोई ऐसी बात है, कोई रीजन है, कोई डर है, उसके कारण नहीं लड़ा जा रहा है, या फिर कोई बड़ा कमांड, कोई बड़ा रोल है उसको निभाने का ये एक एक्सक्यूज हो जाता है? जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि राहुल जी का नाम अनाउंस हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भी ये सिर्फ मीडिया में एक शगुफा टाइप में छोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेताओं का नाम बताऊं जो चुनाव में डायरेक्टली अपेयर नहीं हो रहे हैं, और कौन कह रहा है किस बड़े नेता की बात कर रहे हैं? हमारे सब प्रत्याशी तय हैं, हम गठबंधन के साथ मिलकर के हैं, और गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव को लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं, ये आपकी बात है, लेकिन काफी जगह जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और उनकी जगह ठीक है, उन्हीं के फैमिली से कह लीजिए, गौरव गोगोई हैं, नकुल नाथ हैं, वैभव गहलोत हैं। आपकी दोनों की बातें मैंने यहां पर रखी। अब राजनीतिक विशेषज्ञों से भी मैं पूछ लेता हूं। रमेश ठाकुर जी, आपसे अगर मैं पूछूं ये पूरी बात, कई कैंडिडेट्स जिनका टिकट कटा, वो क्या मजबूरी रही होगी भाजपा के लिहाज से भी अगर बात की जाए, और अगर कांग्रेस का भी अगर जिक्र करते हुए आप बताएं कि इस बार कैंडिडेट्स को उतारने की क्या रोड मैप को अगर आपने सोचा होगा, स्ट्रैटेजी को समझा होगा, किस तरीके से दोनों ने डिसाइड किया और वो इस बार इसमें चुनाव में सभी को नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको लाके खड़ा कर रहे हैं? देखिए शिवम जी, प्रत्येक चुनाव में और प्रत्येक दल की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग स्ट्रैटेजी के साथ में चुनाव लड़ा जाता है। पंचायत का अलग तरीके से लड़ा जाता है, विधानसभा का जो रुख होता है वो अलग होता है। अब जो बड़े जो चुनाव है लोकसभा का, तो उसमें एक एक सीट बड़ी मायने रखती है किसी भी पार्टी के लिए। अब जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देखो उनकी एक स्ट्रैटेजी रही होगी शायद कि हम लोग
मार्गदर्शन मंडल में रहें और युवाओं को आगे बढ़ाएं। ये भी पॉलिसी मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी की रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल ही दिया है कि भाई हम 75 जो पार हो गया उसकी राजनीति हम लोग ठंडी कर देंगे, बैठाल देंगे मार्गदर्शन मंडल में, उनको आगे टिकट नहीं देंगे। लेकिन वो चीजें भी मुझे लग रहा है कहीं कागजों में आके सिमट जा रही हैं। अब कई ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, पार्टी दूसरे पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो वो 72-73 भी पार कर चुके हैं। इस लिहाज से अगर आप पूरे को देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी शायद 75 का पार कर जाएंगे अपना पूरा कार्यकाल के लिए। एक तो एंगल ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इस बार प्रतिष्ठा का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने जिस तरीके से 370 और 400 का आंकड़ा पार करने के लिए कही है ये बात, उसको पूरा जी जान के पूरी इनकी मशीनरी लगी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा 4-5 दिन से मोदी साहब साउथ की बेल्ट को कवर कर रहे हैं, जबकि वहां इतना कोई जनाधार है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे धुआं में लाठी मारने की कोशिश कर रहे हैं, चलो कोई ना कुछ हासिल हो जाए। लेकिन अच्छी बात है, उनको भी वहां एक नामलाई के रूप में एक युवा नेता उनको मिले हुए हैं, पूर्व में IPS रहे हैं, तो उनको जमीनी बड़ी हकीकत उनको पता है और ग्राउंड को लेके वो बड़ा मजबूती से कर रहे हैं। तो उनके साथ बड़ी उम्मीदें हैं मोदी जी को कि यहां से कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी। और रही बात जिस तरीके से सीट शेयरिंग की इंडिया की बात होती जाती है, और फिर इधर आ जाओ आप भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पे भी अब जैसे पीलीभीत है, मैं पीलीभीत से आता हूँ, पीलीभीत में किसको देना है किसको टिकट नहीं देना है ये भी पता ही नहीं चल पा रहा है, जबकि पहले फेज में यहाँ पे चुनाव है और वहां पे तैयारियों के लिए भी कम समय रह गया है, नामांकन शुरू हो गया है। वरुण गांधी को टिकट देना है या नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। कमोबेश ऐसी इंडिया गठबंधन में हो रहा है। कई ऐसी प्रमुख जो सीटें हैं उसमें रायबरेली में कहा जा रहा है क्या प्रियंका जी आएंगी, क्या अमेठी से क्या राहुल गांधी यहाँ भी ताल ठोकेंगे। तो ये सारी की सारी चीजों को देख के अभी दोनों पार्टियां असमंजस की स्थिति में है कि जो सामने है उसके सामने किस व्यक्ति को खड़ा जाए ताकि मुकाबला मजबूती हो। लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 दिन में सारे जो ये बादल संकट के बादल है वो छट जाएंगे। और असमंजस से ज्यादा फूंक फूंक कर हर कोई कदम रखने का प्रयास कर रहा है कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए। दूसरे के कैंडिडेट्स को देख के अगर कैंडिडेट्स उतारा जा रहा है तो स्ट्रैटेजी उसी अनुसार बनाई जा रही है। संदीप चौधरी जी, आप भी अगर इस पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, मैंने ये पहले ही कहा था कि कांग्रेस ने कुछ बड़े नेता हैं जो वो कह रहे हैं कि चलिए वो मार्गदर्शन करें, जो करें उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आखिर ये स्टेप लिया जाना कि कहीं बड़े नामों का ना होना, वो भी एक मुख्य चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उसका क्या कारण रह सकता है? कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, फिर भाजपा का प्रश्न भी आपसे पूछूंगा। देखिए शिवम भाई, अगर हम आज की तारीख में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जब आप सीनियर लीडर्स की या बड़े नेताओं की बात करते हैं तो वो सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो हवा का रुख देख के बता सकते हैं किस स्टेट में हम जीत रहे हैं, किस स्टेट में हम हार रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में अमेठी जो लोकसभा थी राहुल गांधी हारे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कांग्रेस का नेता कितना भी बड़ा हो वो हिम्मत करेगा लोकसभा चुनाव में उतरने की। तो राजनीतिक लोग, जो सीनियर लोग जिनको आप कहते हो, उनको हमेशा डर रहता है कि भाई मेरे ऊपर हार का ठप्पा ना लग जाए। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लीडरशिप की है, यही स्थिति बिहार के अंदर है, यही स्थिति आज की तारीख में बंगाल के अंदर हो चुकी है। इवन आप उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस लीडरशिप में एक डर है कि चुनाव लोकसभा का निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। तो यही कारण है जो आपको सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दी इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर पिछले चुनाव में राहुल गांधी हार सकते हैं तो इस बार अगर बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बना ली या कोई इस तरीके का कैंडिडेट, जिस तरीके की बात चल रही है, नूपुर शर्मा वगैरह जो फायर ब्रांड नेता है, उनको उतार दिया तो कहीं हमारे ऊपर भी वो तमका ना लग जाए जो कभी हारने का नहीं लगा है। तो कांग्रेस भी फूक फूक कर। तो संदीप जी, आपकी बातों का अगर मैं सार निकालूं तो आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसका कारण ये भी है कि उनको पता है कि अब जीतना उन सीट्स पर मेरे लिए मुश्किल है, तभी मैं वहां पर चुनाव ना लड़ूं। बिल्कुल। चलिए इसका कोई काउंटर अमित जी आपसे ले लेते हैं, फिर हम पवन जी पर जाएंगे। हाँ, कोई काउंटर आप पे? हाँ, आपकी आवाज यहां पर कम आ रही है, फिर से ठीक है। जब तक आपकी आवाज आती है, हम भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप पे मैं आता हूं पवन गोयल जी। एक तो ये स्ट्रैटेजी जो है मुख्य तौर पर, आप भी क्या इस बात से सहमत हैं? अमित जी आप आ रहे हैं, आपके ऑडियो टेस्ट लेंगे तब आप पे आएंगे
कि बड़े नेताओं का ना आना। लेकिन ये एक बात है कि भाई पार्टी को अपने कैंडिडेट्स को चुनने का हक है, जैसे आपकी पार्टी के द्वारा भी अगर कैंडिडेट्स का बदलाव किया जाता है, जो सिटिंग एमपीज है अगर उनको भी हटाया जाता है, उसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है। पहले कांग्रेस का क्या कारण रहा होगा, आपका रिएक्शन ले लेते हैं भाजपा की तरफ से, आप अंदर की बात जानते होंगे। आपके दो विपक्षी, मतलब एक विपक्षी नेता के और एक संदीप चौधरी, इनकी बातों का जवाब दे दूं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी बात का मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि स्टैंडिंग मुख्यमंत्री को भी बदल देती है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो। और देखिए, कोई बगावत के सुर भी आपको देखने को नहीं मिलते। उस तरीके से पार्टी इस तरीके से काम करती है। दूसरा, मैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी हार जानते हुए इलेक्शन को फाइट नहीं करना चाहते। उसका उन्होंने आधी बात कही, पूरी मैं कर देता हूं। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत का विकास चौगुना हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं सिर्फ एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात आपसे करूंगा। 75 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे केवल, आज देश के अंदर 525 सेवा केंद्र है। और ऐसा नहीं खाली पासपोर्ट सेंटर ही बढ़ाए गए हैं, एयरपोर्ट्स भी 74 से 147 कर दिए गए हैं। जहां 6 करोड़ लोग यात्री ट्रैवल करते थे, वो 13 करोड़ भारत के अंदर यात्रा करते हैं। आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यापार बढ़ा। तीसरी बात, मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैंडिडेट उतारे जाते हैं, आजकल आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा था, या विपक्षी नेताओं की तरफ से एक हैशटैग चल रहा था, अगर नितिन गडकरी चाहे तो इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री चेहरा हो सकते हैं। तो मैं ये साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन, जिसमें डॉट लगे हुए हैं बहुत सारे, विपक्षी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ो, एमपी के चेहरे भी नहीं है, जो इतना डर डर कर, इतना सोच सोचकर इनको कैंडिडेट लिस्ट उतारनी पड़ रही है। भाजपा ने जो 2 लिस्टें उतारी हैं, वो किसी कांग्रेस या विपक्षी दलों को देखकर लिस्टें नहीं उतारी है। आप ये देखिए, कम से कम 46 कैंडिडेट ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट एमपी की टिकट काटकर दूसरे नए चेहरे को दिया, और एक भी एमपी की तरफ से आपको बगावत के सुर नहीं दिखेंगे। इसको कहते हैं राजनीतिक पार्टी को संभालना और देश को संभालना। आज जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारत को संभालने का काम कर रही है, जो हमें देश के अंदर सेवा करने का मौका जनता ने दिया, और पार्टी को संभाल रही है। सबसे ज्यादा अलायंस के गठबंधन हमारे पास होने के बाद भी कोई भी सुर आपको बगावत का नहीं दिखेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विशेषता है और भारत के विकास की विशेषता है, जो मैंने उदाहरण के हिसाब से दी। जी शिवम जी। चलिए, समय का अभाव है, आज वक्त इतना ही हमारे पास था। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी हमारे साथ मौजूद थे। फिर से एक नई चर्चा को दोबारा करेंगे, प्रयास करेंगे आपके से चर्चा की जाए। पवन गोयल जी आपका धन्यवाद, अमित तिवारी जी आपका धन्यवाद, संदीप जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला ये है कि आखिर 24 किरण की अधिसूचना जो जारी कर दी है, तो किस पार्टी की कितनी तैयारी है, और ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कैंडिडेट्स जल्दी से डिक्लेयर तो कर दिए गए हैं, अगर कांग्रेस समय ले रही है तो क्या वो प्रत्याशी देख देख के अपने कैंडिडेट्स को यहां पर मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है। ये सभी मुद्दे हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि किसके फेवर में चुनाव जाता है। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।